जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके आने वाले एग्ज़ाम CUET और IIT JEE में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस टॉपिक से आपको हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस रेंज ऑफ ए फंक्शन से पूछे जाते हैं, और हम उन सब क्वेश्चंस की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके भी पढ़ेंगे और बेसिक तरीका भी पढ़ेंगे कि हम नॉर्मल 11th-12th में कैसे रेंज ऑफ ए फंक्शन फाइंड करते हैं। तो हम इसे पहले समझेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता क्या है डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो अगर हमें कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में मैप्ड है, तो हमारा ए होगा डोमेन। जिस भी सेट से मैपिंग होगी वो हमारा डोमेन कहलाएगा, और जिसमें मैपिंग होगी मतलब जिसमें इमेज फॉर्म होगी वो हमारे होंगे कोडोमेन। तो कभी भी हमारा कोई सेट डिफाइंड है, मैपिंग अगर डिफाइंड है हमें ए से बी में, तो ए हमारा होगा डोमेन और बी होंगे हमारे कोडोमेन। और जो सारे एलिमेंट जो भी इमेज फॉर्म हो रही हैं, जिनकी जो भी एलिमेंट जो इमेज फॉर्म हो रही हैं वो सारी इमेज हमारी कहलाएंगी रेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास 3 डोमेन हैं, 3 कोडोमेन हैं, लेकिन हमारी 2 ही रेंज हैं जो मैप्ड एलिमेंट हैं। रेंज की डेफिनेशन हम अलग अलग पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स में, तो आपको डेफिनेशन बताएंगे आज हम। तो रेंज की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन। तो जितने भी आउटपुट वैल्यूज़ होंगी, मतलब फंक्शन में जितने भी आउटपुट आएंगे हमारी ए वैल्यू को, डोमेन की वैल्यूज़ को रखने के बाद, वो सब हमारे रेंज होंगे। दूसरी डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो होंगी वैल्यूज़ ऑफ fx, वो सारी वैल्यूज़ fx की जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो fx की वो सारी वैल्यूज़ हमारी रेंज कहलाएंगी जिसके लिए हमारा x जो कि हमारे डोमेन का एलिमेंट है वो डिफाइंड होगा। तो हमारे फंक्शन fx में वो वैल्यू रखने के बाद वो हमारे रेंज कहलाएंगे। तो ये 2 डेफिनेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं या आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी नॉर्मल बुक्स में। तो हमें डेफिनेशन से सिर्फ इतना समझना है कि जो भी x की वैल्यू डिफाइंड है उसी के लिए हमारी रेंज एग्जिस्ट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे रेंज फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीका रेंज फाइंड करने का हमारा होता है जब हम fx को लेट कर लें y के बराबर। तो हमेशा fx को अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो fx को y के बराबर कर लें, और x को हमेशा y के टर्म्स में, मतलब x को डिपेंडेंट बना लें इन टर्म्स ऑफ y। और डिपेंडेंट बनाने के लिए बाद हम चेक करेंगे क्या हर एक वैल्यू के लिए y एग्जिस्ट करेगा या हर एक वैल्यू के y की वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, वो भी जिस फंक्शन में हमारी वैल्यू डिफाइंड है। अगर हमें x डिफाइंड है रियल नंबर के लिए तो हम रियल नंबर के लिए चेक करेंगे, नेचुरल नंबर में डिफाइंड है तो नेचुरल नंबर के लिए चेक करेंगे, मतलब जिस भी सेट के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है हम उस वैल्यू के लिए चेक करेंगे। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें फंक्शन डिफाइंड है y = x - 1 / x + 1। तो ये हमारा fx था, हमने डायरेक्ट ही इसे y की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y और x को हम सॉल्व कर लेते हैं और x को डिपेंडेंट बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू आ गई -1 + y / y - 1। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम y की वैल्यू 1 कभी नहीं रखेंगे। तो y ≠ 1, तो एक वैल्यू हमारी पहले ही रिमूव हो गई, तो रेंज हमारा हो जाएगा और हर एक वैल्यू के लिए ये x बिलोंग करेगा, मतलब x एग्जिस्ट करेगा सिर्फ 1 को छोड़कर। तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। रेंज इज़ ऑल रियल नंबर इन विच 1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो हर रियल नंबर में से, मतलब रियल नंबर में से हम 1 को रिमूव कर देंगे तो हमारा रेंज डिफाइन हो जाएगा 5 के लिए। एक और एग्जांपल हम करते हैं y = 1 / x - 3। इसको हम देखो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, और फिर से वही सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को y के टर्म्स में डिपेंडेंट बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, हमारी रेंज आ जाएगी।
तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं y। सेम तरीके से हमें करना है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा कि हमने x को डिपेंडेंट बनाया इन टर्म्स ऑफ y। सेम तरीके से हम इसको भी डिफ़ाइन करेंगे और रेंज की वैल्यू हमारी आ जाएगी रियल नंबर जिसमें से 0 हमारा रिमूव हो जाए, क्योंकि हम ये है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हम देखेंगे जब हमारे दोनों टर्म्स ऊपर और नीचे स्क्वायर्स की फॉर्म में होंगे, सिंगल मतलब क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पूरी तरह से क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसमें हमारी x वाले कोफिशिएंट नहीं होंगे। तो नॉर्मली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम लेंगे। सेम तरीके से हमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x को डिपेंडेंट बनाना है y के टर्म्स में, और हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें मिलेगी आखिरी में वैल्यू x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। और हमने जैसे कि रेंज की डेफिनेशन पढ़ी है कि रेंज वही वैल्यू होंगी जिसके लिए x डिफाइन होगा। तो x हमारा तभी डिफाइन होगा जब y प्लस 1 और y माइनस 1 हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारी रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती और हमारी नेगेटिव पहले से वैल्यू गिवन है। तो हमें 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 को पॉजिटिव करने के लिए y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 को नेगेटिव लेना होगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारी रेंज आ गई -1 से 1। अब हम करेंगे थर्ड टाइप का सवाल। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो थर्ड टाइप में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी हमें कोई चीज़ गिवन है तो हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीके के लिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज पता होनी चाहिए। जैसा कि हमें गिवन क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 1। इसमें हमें साइन की रेंज पता है, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब हम इसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और y के टर्म्स में इसकी रेंज निकाल लेंगे। तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आ गई हमारी रेंज जो कि -1 से 3 के बीच में लाई करेगी। अब हम करेंगे नॉर्मल तरीके से इसे। तो नॉर्मल तरीका जो हमने करा था, y के टर्म्स में x को लाना है और इसे सॉल्व करेंगे सेम। तो हमें देखिए आप सेम सॉल्यूशन मिलेगा और रेंज हमारी -1 से 3 के बीच में ही आएगी। तो ये है नाउ फोर्थ टाइप के फंक्शन। अगर हमें कोई भी फंक्शन डिफाइंड है रूट के अंदर, मतलब कभी भी कोई फंक्शन अगर रूट के अंदर लाई करता है तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि रूट की वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ हमेशा रूट के अंदर पॉजिटिव होती हैं। तो हम एक्स स्क्वायर 4 हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू इनफाइनाइट तक होगी और लीस्ट वैल्यू तब होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। तो अब हम करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारा 4 और इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लीस्ट वैल्यू होगी 4 और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इनफाइनाइट। तो इसे हम फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। रूट लिया हमने तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इनफाइनाइट। तो यही हमारी रेंज हो गई। तो रेंज हमारी आ गई क्लोज्ड इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक। तो नॉर्मल देखो कितना इजी है ये, और बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल हमारा बेसिक तरीका है, इसे हम करेंगे। अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन पे। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमें कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके हमारे 3 केस बनते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कभी भी हमें जनरल फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और अगर पहला केस हम पहले लेते हैं जब a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो कभी भी हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव होता है तो हमारी रेंज डायरेक्टली आप करेंगे सॉल्व -d/4 से इनफाइनाइट तक की डिफाइंड होगी। तो रेंज हमारी होगी -d/4 से इनफाइनाइट। अगर केस सेकंड में हमारा a नेगेटिव हो जाता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है, तो यही हमारी रेंज हो जाएगी -∞ से -d/4 तक। तो ये आपको डायरेक्टली पुट करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
और डी आपको जैसा कि मालूम है, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो आपने 10th में भी पढ़ा था। 3 तरीके पढ़े थे। रियल वैल्यूज़ के लिए 2 होते हैं हमारे, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसे में हम देखो डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर a हमें जो गिवन है वैल्यू 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो a हमारा पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो अब हम सॉल्व करेंगे माइनस डी बाई 4a। नाउ माइनस डी बाई 4a, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, माइनस पहले से ही बाहर है, और 4a हमारा हो गया 8। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें माइनस डी बाई 4 मिला 31/8। तो हमारा माइनस डी बाई 4a आ गया 31/8। तो हमारी रेंज हो जाएगी 31/8 से इनफाइनाइट। तो ये हो गए हमारे रेंज। अब हम करेंगे केस थर्ड। तो केस थर्ड हमारा होगा जब हमारा x डिफाइंड होगा पर्टिकुलर किसी इंटरवल के बीच में। तो अगर हमें कोई भी केस डिफाइंड है किसी इंटरवल में, जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कभी भी कोई जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हमने एक इंटरवल ले लिया जिसमें x हमारा डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड अगर होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे, हम चेक करेंगे माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a पहले हम चेक करेंगे। अगर वो हमारा लाई करता है 1/3 के रेंज में, तो हम उसके लिए अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा माइनस बी बाई 2a 1/3 के रेंज में नहीं लाई करता, बिलोंग नहीं करता, तो हम अलग मेथड करेंगे। तो सबसे हम पहले करते हैं जब हमारा फंक्शन माइनस बी बाई 2a बिलोंग नहीं करेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें हमें वैल्यू डिफाइंड है x इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a हमने सॉल्व करा तो हमें वैल्यू मिली इसकी -1। तो माइनस बी बाई 2a हमारा -1 आ गया, जो हमारा 1/3 के बीच में लाई नहीं करता। तो इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल 1 to 3। तो इसके लिए हमारी रेंज होगी f1 और f3 ही इसकी रेंज होगी, जिसमें मिनिमम वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को राइट साइड। तो सबसे पहले हम f1 निकालते हैं। तो f1 हमारा सॉल्व हो गया 7 और f3 हमारा सॉल्व होकर आ गया 19। तो यही हमारा रेंज होगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम इंटरवल्स में रख देंगे, यही हमारी रेंज होगी। तो सॉल्व कर कर हमारी रेंज आ गई 7 से 19। तो हमारी रेंज हो गई 7 to 19। अब हम करेंगे इसका सेकेंड टाइप, जो हमारा माइनस बी बाई 2a बिलोंग करता है इंटरवल, गिवन इंटरवल के बीच में। तो सबसे पहले हम करेंगे फंक्शन को, हमने मतलब एक एग्जांपल लिया इसके लिए कि भी। तो हमने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा एग्जांपल है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो हमारा x डिफाइंड है फॉर -1 एंड 1, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनस बी बाई 2a की वैल्यू। तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू हम निकालते हैं और चेक करते हैं। तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू हमारी आ गई -1/4, जो बिलोंग करती है हमारी इंटरवल -1 से 1 के बीच में। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे f-1, f1 और f-1/4 भी हम इसके अंदर रखेंगे फिर, और चेक करेंगे हमारी जो लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही हमारी रेंज कहलाएगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें f-1 मिलेगा सॉल्व करने के बाद 2, और f1 हमारा होगा 4 और f-1/4 होगा हमारा 7/8। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आई, जिसमें हमारी मिनिमम वैल्यू है
7/8 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो यही हमारे इंटरवल्स रेंज कहलाएंगे। तो रेंज हमारी हो जाएगी 7/8 टू 4। नाउ 6 टाइप का क्वेश्चन। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आईआईटी में पूछा गया है। आईआईटी 2002 में ये क्वेश्चन आया है। तो जेई 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें फंक्शन डिफाइंड है 1 + b² x² + 2bx + 1। और इसमें हमें कहा गया है कोई एम बी एक फंक्शन है जो बी के टर्म्स में है, जो कि मिनिमम वैल्यू है एक फंक्शन एफ एक्स की। मतलब जो हमें फंक्शन डिफाइंड है उसकी मिनिमम वैल्यू है हमारी एम बी। तो हमें फाइंड करनी है रेंज ऑफ एम बी। ध्यान दीजिएगा, हमसे एफ एक्स की रेंज नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है रेंज ऑफ एम बी। तो यही कुछ बच्चों ने गलती करी थी कि बच्चे एफ एक्स की रेंज निकाल के आ गए थे, लेकिन हमसे पूछा गया है रेंज ऑफ एम बी। तो अब हम रेंज ऑफ एम बी फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी मिनिमम वैल्यू, अगर हमारा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होती है हमारी एफ एक्स। इस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगी -d/4a। तो -d/4a हम फाइंड कर लेंगे। तो -d/4a हमारा सॉल्व होने के बाद आया है 1/1 + b²। तो ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो कि हमारी गिवन है एम बी। तो एम बी अब हमें पता चल गया है 1/1 + b²। तो इसकी रेंज हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा b² हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी जब b² 0 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो गई 1 और लीस्ट वैल्यू होगी हमारी 0। तो ये हो गई हमारी रेंज जो ओपन इंटरवल 0 और क्लोज्ड इंटरवल 1 के बीच में लाई करेगी। अब हम करेंगे 7 टाइप का फंक्शन। जब हमें फंक्शन डिफाइंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप है। जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन डिफाइंड होगा तब। तो इसके लिए हम इसके भी 2 केस पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे आखिरी में कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक फंक्शन को डिफाइंड है y = x² + x + 1 / x² - x + 1। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसमें न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नॉर्मली हम इसे बेसिक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x को y के टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी x² के टर्म्स में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और जैसा कि हम जानते हैं, रेंज डिफाइन होता है तभी जब x हमारा डिफाइंड हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x तभी डिफाइंड होगा फॉर रियल वैल्यू व्हेन d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारा x डिफाइंड होगा फॉर रियल वैल्यूज़। तो हम अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो हमें y की वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी, मतलब y की रेंज निकल कर आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। d की वैल्यू, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है हमारा b² - 4ac। इसे सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में 3y² - 10y + 3 < = 0। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इसके फैक्टर्स होंगे 3 और 1/3। सॉल्व करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 3 और 1/3। तो यही हमारे रेंज हो जाएगी y की। तो y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। बट अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है। हमेशा जब भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो हम चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² और x को। तो कोफिशिएंट ऑफ x² और x अगर हमारे सेम होंगे तब हम उस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे या इजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारा डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं y की फॉर कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, तो हम नॉर्मली सेम ही मतलब रेंज हमारी आ जाएगी जो भी हमने निकाली है। तो 2 केस होंगे हमारे जब कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x हमारे सेम होंगे, मतलब जब y की वैल्यू सेम आएगी तब हम उस वैल्यू को इजेक्ट करेंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। और अगर डिफरेंट आती है तो हम उसे रिमूव नहीं करेंगे।
जैसा कि हमारा अभी गिवन क्वेश्चन था, तो इसमें हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आने के बाद हमारा सेम ही फंक्शन सेम ही रेंज रहेगी। जैसा कि अभी हमने करा y=1 और -1 वैल्यूज़ आएंगी, तो यही हमारी रेंज हो जाएंगे y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। बट अगर किसी केस में हमारी y की वैल्यू सेम आ जाती हैं, तो हमारा जो रेंज होगा उस वैल्यू को, y की उस वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि y की अगर वैल्यू मान लो 1 आ जाती है, मतलब y की वैल्यू सेम 1 आ जाती हैं दोनों, तो हम जो भी हमारी रेंज आएगी, मान लो a b हमारी रेंज आई है, तो हम उस a b क्लोज इंटरवल में से उस 1 वैल्यू को रिमूव कर देंगे। तो ये है हमारा थर्ड केस, जिसमें हमने टाइप 7 में दो केस, जिससे हमने जब भी हमारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होंगी, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे एट्थ टाइप, जो हमारी फंक्शन जिससे हम रेंज निकालने हैं। एट्थ टाइप का हमें फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, तो वो हम करते हैं अब। तो कभी भी हमें अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप में गिवन हो कि y=a⁴x, तो a हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो की पावर कोई होगी या नेगेटिव होगी, तो उसके लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और a की वैल्यू अगर 1 होगी, तो 1 की पावर कुछ भी ले लें, वो 1 ही आने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना है पावर। तो पावर की हमेशा हम सबसे पहले रेंज निकालेंगे। तो पावर मतलब x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू b और लेस देन इक्वल टू c है अगर, तो हम जो y की रेंज आएगी वो सेम हम बेस के पावर कर देंगे इन तीनों की, और यही हमारी रेंज हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारी रेंज हो गई a⁴b और a⁴c। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमें गिवन है 2sin x। तो अगर हमें 2sin x की रेंज निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर। जो sin x गिवन है उसकी रेंज हमें मालूम है -1 से 1। तो sin x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। फिर हमें करना है 2sin x। तो हम इसे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करेंगे। तो 2⁻1 एंड 2⁻1। तो यही हमारी हो गई रेंज, क्योंकि हमें फंक्शन डिफाइंड है 2sin x की फॉर्म में। तो रेंज हमारी हो गई 1/2 से 2, यही हमारी रेंज है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, y=5 फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब हम लेते हैं y=5 फ्रैक्शनल पार्ट x, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होगा। तो ये हमारी हो गई रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम 5 फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5⁴ एंड लेस देन 5⁴1। तो हमारी रेंज आ गई 1 से लेकर 5 तक, जिसमें 1 हमारा क्लोज्ड इंटरवल और 5 हमारा ओपन इंटरवल। मतलब 1 हमारा इंटरवल में लाई करेगा और 5 हमारा लाई नहीं करेगा। अब सिमिलरली हम जैसा हमने a⁴x के लिए करा है, सेम हम log फंक्शन के लिए भी करेंगे। जैसा हम अगर हमें कोई भी फंक्शन डिफाइंड है log x⁴ a, बस इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे a हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए और x हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो a एंड x मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी सेम तरीके से जो हमारे लॉग की वैल्यू है x, ये अगर किसी रेंज में लाई करती है तो डायरेक्टली हम लॉग लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी जो लेफ़्ट साइड में, कि हमें a पहले से डिफाइंड है तो हम a की जगह c ले लेते हैं। तो यही हमारी रेंज बन जाएंगी log c⁴a टू log b⁴a। अब इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं y=log 2sin x + 12⁻10। तो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया। अब एग्ज़ाम्पल से हम इसे समझेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है sin x की रेंज होती है ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 to 1। तो हम 2sin x की डायरेक्टली लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। फिर हम दोनों तरफ 12 ऐड करते हैं। तो 2sin x + 12
ऐड करने के बाद हमारा दोनों तरफ आ जाता है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 14। तो ये हमारी हो गई 2 sin x प्लस 12 की रेंज। अब हमें चाहिए log टू द बेस 10। तो हम तीनों साइड log टू द बेस 10 ले लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जैसा कि मालूम है log जो बेस होती है अगर वही वैल्यू है तो वो हमारा 1 हो जाता है। log 10 टू द बेस 10 हमारा 1 हो जाएगा एंड लेस देन इक्वल टू ये हमारा log एंड लेस देन इक्वल टू log 14 टू द बेस 10। तो यही हमारी रेंज हो गई 1 टू log 10 14। अगले वीडियो में हम log के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हम मोटिवेट होते रहें। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।